ओके गाइस, सेटल डाउन, लिसन। हम लोग अभी साइलेंस, listen to me very carefully. We are officially starting off with a new chapter known as capacitance. Well, सबसे पहली चीज़ है आपके पास जो है what exactly is a capacitor. तो पहले कैपेसिटर आपने कभी तो सुना होगा कैपेसिटर के बारे में। भाई सीधी सी बात, पंखे में लगा हुआ होता है, सीधी सी बात है। अब ज़रा सुनो, सबसे पहली चीज़ है कि कैपेसिटर जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट स्टोर्स एनर्जी। बेटे क्या हो गया यार, व्हाट इज गोइंग ऑन विथ यू गाइस? लिसन, कैपेसिटर जो आपके पास होता है इट इज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि पुरानी जो किताबें होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल रॉजर मुनकास्टर हो गई या इस तरह की किताबें थी, तो उसके अंदर लिखा होता था चार्ज स्टोरेज डिवाइस। बट अनफॉर्चुनेटली दिस हैज़ बीन चेंज्ड नाउ, और आपका जो CAI है वो भी इट रिकग्नाइजेस दैट इट इज़ एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, सो बी केयरफुल। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैपेसिटर करता क्या है। पहले मैं आपको समझाने के लिए आई जस्ट गो बैक टू दिस डायग्राम टू एक्सप्लेन दिस मेजर आइडिया। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। सबसे पहली चीज़ है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, the concept of capacitance is very very simple to understand. पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, ज़रा इधर देखो, मैं इसके अंदर एक सिंपल सा एक सर्किट है। ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ना, ये वाला सिंबल, ये हमारे पास कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है, बेसिकली पैरेलल प्लेट्स होती हैं और कुछ भी नहीं होता। बीच में कोई मटेरियल डालना चाहो तो आप डाल सकते हैं, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, अब ज़रा सुनो, द फंक्शन ऑफ अ कैपेसिटर। पता है क्या करता है कैपेसिटर? सबसे पहले मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। जब हम लोग इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, मैंने इसको कनेक्शन दिया। एक काम कर लेते हैं कि इसमें स्विच लगा लेते हैं, रादर दैट वुड वर्क बेस्ट। मैंने एक स्विच लगाया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। याद है, बात समझ में आई? अब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। अब चार्ज किस तरीके से होगा कि मेरे पास एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और एक तरफ मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक साइड मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक साइड मेरे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अग्रीड? ये बात समझ में आई? वंस इट इज़ फुली चार्ज, तो इसका मतलब है कि इस कैपेसिटेंस की वोल्टेज भी V के बराबर हो जाएगी। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई? दैट वाज वेरी सिंपल। फिर मैं एक काम करूँगा, ज़रा सुन लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ से स्विच को ओपन कर दिया। ठीक है, स्विच को ओपन कर दिया, अभी मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया। वंस इट इज़ कम्प्लीटली चार्ज, मैं एक काम करता हूँ, इसको जाके मैंने एक लैम्प के साथ कनेक्ट किया इस तरीके से। अब जैसे ही मैंने लैम्प के साथ इसको कनेक्ट करूँगा, ये लैम्प मेरे पास जलना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाएगा। ये थोड़ी देर के बाद जो ये चार्ज है ये जो है हमारे पास बंद हो जाएगा लैम्प। सही है? इज दिस क्लियर? तो द आइडिया इज दैट ये हुआ क्या। सबसे पहली चीज़ है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये लग रहा होगा कि हाँ सर ये तो चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, चार्ज हमारे पास बन रहा है और चार्ज स्टोर हो रहा है। बट ज़रा एक चीज़ नोटिस करो इसके अंदर कि मेरे पास सपोज करो कि इस साइड पर जो ऊपर वाली साइड है, इधर +4Q चार्ज स्टोर हुआ और नीचे वाले पे मेरे पास हुआ -4Q। ओवरऑल चार्ज कितना स्टोर हुआ है? 0। नेट चार्ज कितना है? 0 है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो बेसिकली हमारे पास ये जो है ना, दिस इज नॉट अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, क्योंकि नेट चार्ज एट ऑल टाइम्स इज 0। इट इज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। ये बात समझ में आई? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो सबसे पहला आप एक काम करो कि ये जो है ना मेरे पास, आप जो है फिलहाल एटलीस्ट इतना तो कॉपी करो। मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं, आप प्लीज इसको कॉपी करो। अब लिसन, वंस यू हैव रिटन दिस थिंग, नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स। इसके बाद मेरे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आती है, व्हाई कैपेसिटर इज नॉट अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आती है। अब ज़रा सुनो, बेसिकली होता क्या है इसके अंदर।
मैंने एक चीज तो बता दी कि हमारे पास जो दो प्लेट्स होती हैं उन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है, तो टोटल चार्ज हमारे पास जीरो हो जाता है। ये बात मैंने, ये वाला जो पॉइंट है वो यहां पर मैंने लिख भी दिया है, ये सवाल भी पेपर के अंदर आ चुका है, तो ये वाला आंसर तो यहां तक हो गया। उसके बाद मेरे को ये भी एक्सप्लेन करना है कि दिस इज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, हाउ इज दैट पॉसिबल। अब जरा इसमें सुनो, मैंने यही बात, इस पे वापस आ जाते हैं इस डायग्राम में। बेसिकली किया क्या इसने, कैपेसिटर में हमेशा शुरू में बैटरी काम करेगी, वर्क डन करेगी इन सेपरेटिंग दी चार्जेस फ्रॉम ईच अदर। प्लस क्यू एक साइड पर तो माइनस क्यू दूसरी साइड पर। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ऐसे कह दिया कि भाई एक साइड पे +4Q है तो दूसरी साइड पे -4Q है, इनके बीच में सेपरेशन क्रिएट की तो मेहनत तो लगी होगी, वर्क डन तो हुआ होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अभी रुक जाओ। उसके बाद जब आप इसको लैम्प के साथ कनेक्ट करते हो तो हमारे पास जो पहले आपने वर्क डन किया था टू सेपरेट द चार्जेस, दैट वर्क डन इज रिट्रीव्ड, ऑलमोस्ट रिट्रीव्ड। यानी इसका मतलब है कि पहले वर्क डन किया टू सेपरेट द चार्जेस, नाउ दैट सेम वर्क डन इज रिट्रीव्ड। इन द आइडिया इज दैट कि मेरे पास यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सारे वापस से निकल के जाएंगे और इस साइड पे पहुंचेंगे ओवरऑल न्यूट्रल होने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? तो जाहिर सी बात है वर्क डन होगा, वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस थ्रू द एंटायर सर्किट एंड बैक। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पेपर में अगर आपके पास ये सवाल आ जाए तो ये पूरी डिटेल आप लिख कर आओगे। प्लीज कॉपी दिस। वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग व्हाट एग्जैक्टली इज कैपेसिटेंस। अब जरा देखो कि कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अब आप बोलोगे कि सर चार्ज स्टोर्ड, अभी आपने बोला था कि चार्ज स्टोरेज डिवाइस तो नहीं है, लेकिन बेटे मेरी बात सुनो, इस बार एक प्लेट की बात कर रहा हूं मैं। ये बात समझ में आई? एक सिंगल प्लेट की बात कर रहा हूं। यानी इसका कहने का मतलब ये है, इधर देखो, दोबारा से इधर देखो, लिसन, मेरे पास एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स में तो किया था, यूनिफॉर्म फील्ड्स में, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब इसने मुझे कहा है कि सिर्फ एक प्लेट का मुझे चार्ज पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ, एक प्लेट पे तो चार्ज स्टोर होगा लेकिन ओवरऑल जीरो होगा अगर दोनों प्लेट्स को हम लोग कंबाइन करें। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब यह है कि एक प्लेट पर कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? इज दैट क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन प्लीज प्रिसाइजली यही लिखनी है। अगर आपने इसको चेंज किया तो बेटे जीरो मिलेगा आपको। कॉपी दिस। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द फॉर्मूला बिकम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, Q over V. Q is the charge on one plate और V जो है it is the potential difference between the plate as depicted in this diagram during the explanation. Is that clear? ये बात समझ में आ गई? प्लीज क्रिस्टल क्लियर है? सही है। अब इसके बाद हमारे पास इसका यूनिट क्या बनता है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है, यूनिट इसका हमारे पास फैरेड होता है। इज दैट क्लियर? फैरेड होता है। अब बेसिकली हमारे पास ये आया कहाँ से भाई? अगर मैं सिंपल इसके SI में जाने की कोशिश करूं तो Q over V जो होगा, तो Q over V का मतलब होगा कूलम्स पर, क्या होगा? कूलम्स पर वोल्ट्स। इज दैट क्लियर? अब बार बार मैं बोलूं कि भाई इतने कूलम्स पर वोल्ट इसकी कैपेसिटेंस है तो दैट वुड बी डिफिकल्ट। तो इसको हम लोग जो है इसकी जगह पे हम लोग फैरेड्स यूज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि फैरेड इटसेल्फ इज अ वेरी लार्ज यूनिट। फैरेड की जगह पर हम लोग मिली फैरेड या माइक्रो फैरेड ज्यादातर यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि फैरेड खुद एक बहुत बड़ा यूनिट है। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? इज दिस क्लियर? अब मैंने आपके लिए कुछ इधर वो लिखे यूजेस ऑफ द कैपेसिटर। कभी कभार आ जाता है सवाल तो जरा लिख लो। इसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा है स्मूथिंग फंक्शन इन अ रेक्टिफायर।
ट्यूनिंग सर्किट्स और टाइम डिले सर्किट्स यानी बफर्स वगैरह में यूज होता है। जी बेटे, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्स होता है, और वी का यूनिट क्या होता है? वोल्टेज होता है, वोल्ट्स होता है, सही है? तो कूलम पर वोल्ट को हम लोग फैरेड कहते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, यूजेस ऑफ कैपेसिटर, स्मूथिंग फंक्शन इन अ रेक्टिफायर, ट्यूनिंग सर्किट्स और टाइम डिले सर्किट्स के अंदर यूज होता है। इसको रट लो, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा स्मूथिंग फंक्शन की बात कर लेता हूं। बीच में बात नहीं करना, प्लीज सुनो, लिसन। रेक्टिफायर, सबसे पहले रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करें, ठीक है? इज दैट क्लियर? नॉर्मली हमारे पास आगे जाके सिलेबस में आएगा, ब्रिज रेक्टिफायर वगैरह आएगा, लेकिन इधर देख लो, हमारे पास, जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मेरे पास क्या हुआ, पहले इधर समझने की कोशिश करना है। इधर ये एक सिग्नल है जो कि रेक्टिफाइड है। रेक्टिफाइड का मतलब ये है कि मेरे पास ओरिजिनली ये सिग्नल इस तरीके से जा रहा था, ये नीचे भी हमारे पास ऐसे जा रहा था। बेटे एक मिनट जरा सुनो, लिसन, मैं दोबारा से समझाता हूं इसको स्क्रैच से। सबसे पहले मेरे पास एसी सिग्नल जो होता है वो इधर देख लो। एसी सिग्नल इज समथिंग लाइक दिस। अरे यार एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। एसी सिग्नल इज समथिंग लाइक दिस। जरा इधर देखना, यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा और फिर यूं आएगा। अग्रीड? यहां तक बात समझ में आई? अब जरा सुनो, ये हमारे पास है वोल्टेज अगेंस्ट टाइम का ग्राफ। यहां तक बात समझ में आई? दिस इज एसी, प्योर एसी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसको रेक्टिफाई कर रहा हूं। रेक्टिफिकेशन वैसे आगे जाकर आएगा, बट रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मैं एक काम करूं कि इस पूरे जो नीचे सिग्नल जा रहा है इसको यहां से मैं हटा दूं। दोबारा से देखना, इसको मैं यहां से इसको हटा दूं, या तो मैं हटाकर इसको ऊपर ले आऊं। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो नीचे वाला सिग्नल था वो क्लिप ऑफ होकर ऊपर आ जाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर में ऐसे आ जाएगा, ये इधर आ गया और ये भी मेरे पास इधर आ गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अभी टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमेशा मेरे पास सिग्नल पॉजिटिव है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि इट इज अ वेरी पुअर डीसी सर्किट, मतलब डीसी करंट या डीसी वोल्टेज। अग्रीड? क्योंकि एक ही डायरेक्शन है हमारे पास। ये बात समझ में आई? अब जरा सुनो कि कैपेसिटर का क्या काम होगा। कैपेसिटर क्या करेगा कि इसके अंदर स्मूथिंग डालने के लिए, ये हमें नजर आ रहा है, इसके अंदर रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं। कैन यू सी दिस गैप्स ओवर हियर? इसको फिलअप करने के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग कैपेसिटर। अब होता क्या है कि हमारे पास, जरा सुनो, यहां से लेकर यहां तक कैपेसिटर चार्ज होगा, और उसके बाद जब ये साइकिल नीचे की तरफ जा रही होगी तो हमारे पास यहां पर कैपेसिटर एक्टिव होगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। लेट मी शो यू दैट। कैपेसिटर यहां से एक्टिव होगा, कैपेसिटर यहां पे डिस्चार्ज होगा इस तरीके से। फिर अगेन यहां से लेकर यहां तक चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर यहां से लेकर यहां तक चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। यानी अब जरा इधर देखना कि इसका न्यू लुक क्या बन जाएगा इस पूरे सिग्नल का। इस पूरे सिग्नल का न्यू लुक इस तरीके से हो जाएगा। कैन यू सी दैट? इसका सिग्नल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आप देख सकते हो कि वो जो रिपल्स थे वो गायब हो गए, इसमें जो डिप्स थे। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? मतलब हमारे पास स्मूथिंग क्रिएट कर रहा है कि भाई जैसे पहले था कि अगर सिंपल रेक्टिफिकेशन की तो लाइट लगी हुई होगी तो वो बार बार बंद खोल हो रही होगी, अब ऐसे नहीं होगा। समझ गए ना? इवन अगर आपने डीसी में भी किया था मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने इसको डीसी में भी कन्वर्ट किया विदाउट कैपेसिटर, तब भी तो हमारे पास डिप आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब अभी भी बंद खोल हो रहा होगा, सही है। लेकिन कैपेसिटर लगाने से क्या होगा कि हमारे पास स्मूथिंग इसमें आ जाएगी इस तरीके से, तो ऑन ही रहेगा कंटिन्यूअसली। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? इसको हम लोग स्मूथिंग कहते हैं, समझ गए? उसके बाद हमारे पास ट्यूनिंग सर्किट्स होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे मल्टी वाइब्रेटर बनाना है,
सही है, यानी उसको हम लोग कहते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है 50 हर्ट्ज की या 60 हर्ट्ज की, उसमें पता है हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ मिलाते हैं। इंडक्टर आपके सिलेबस में नहीं है। इंडक्टर अगर आप इंजीनियरिंग में आगे जाके पढ़ोगे अबाउट द इंडक्टेंस, ठीक है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास ऑसिलेटरी टाइप ऑफ सिग्नल क्रिएट हो जाता है, यानी वो ऑन ऑफ इस तरीके का सिग्नल। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो ये ट्यूनिंग सर्किट्स में भी यूज कर सकते हैं, टाइमिंग सर्किट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि हमारे पास टाइम डिले सर्किट्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे फॉर इंस्टेंस गाड़ी की जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो तो अमूमन देखा होगा कि आपके पास उसके अंदर एक लाइट जल जाती होगी, गाड़ी के अंदर लाइट जल जाती होगी ताकि आपको नज़र आए चीज़ें, या गाड़ी को आप शट डाउन करते हो तो लाइट जल जाती है गाड़ी के अंदर ताकि आपको नज़र आए कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन आप कभी नोटिस करना कि व्हेन यू क्लोज द डोर द लाइट्स टेंड टू डिम आउट रादर देन कि एक साथ बंद हो जाए। इज दैट क्लियर? अमूमन आजकल की गाड़ियों में तो ऐसा ही होता है, इसको हम लोग कहते हैं टाइम डिले हमारे पास लगा होता है, उसमें कैपेसिटर ही लगा होता है। इज दैट क्लियर? या हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर इफ आई वांट टू होल्ड द सिग्नल फॉर अ शॉर्ट टाइम आई कैन डू दैट विद कैपेसिटेंस। इज दैट क्लियर? समझ गए? ये हमारे पास कैपेसिटेंस के यूजेस हैं, मेमोराइज कर लो, पेपर में यही आएगा, यही लिख कर आ जाना, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे आपसे। क्लियर है? फिर वंस अगेन सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, बेसिकली इट्स जस्ट टू प्लेट्स दैट आर डिपिक्टेड ओवर हियर। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, ये भी मैंने करवा दिया था, ये भी मैंने करवा दिया था। अब उसके बाद एक चीज़ और लिख दो, फैरेड के बारे में भी लिख दो, ज़रा फैरेड के बारे में भी लिख दो, प्लीज़ राइट इट डाउन। ये वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने लिखवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट, पहले अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ज़रा सुनो, एसी अगर सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में अगर आप कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो ये एक तरह से क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा, ये हमेशा करंट फ्लो को अलाउ करेगा। इज दैट क्लियर? यानी मैं अभी उसके पूरे इसको बताऊंगा कि कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक सिंपल एसी सर्किट होगा तो इट विल अलाउ द करंट टू फ्लो अनऑब्स्ट्रक्टेड। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी हम लोग कह सकते हैं कि एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ क्लोज्ड स्विच। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी हमेशा चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा। लेकिन एक बात याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है उस वक्त तक हमेशा सर्किट लूप के अंदर चार्जेस फ्लो होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर चार्जेस फ्लो होंगे एक सर्किट लूप के अंदर तो इसका मतलब है करंट होगा। तो हमेशा याद रखो कि इन एन एसी सर्किट बार बार कैपेसिटर चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, तो कभी भी पूरा फुल चार्ज तो होगा ही नहीं। अगर फुल चार्ज नहीं होगा तो मैंने अभी बात की थी कि ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड द डिस्चार्जिंग प्रोसेस देयर विल ऑलवेज बी करंट इन दैट सर्किट लूप। इज दैट क्लियर? सो एसी सर्किट के अंदर हमेशा अगर आप कैपेसिटर लगाओगे तो कभी भी करंट क्लिप ऑफ नहीं होगा। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं डीसी सर्किट्स की। अब डीसी सर्किट्स के अंदर जरा सुनो, वंस अगेन लेट मी क्लियरिफाई दिस पॉइंट। वंस द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, नो चार्जेस विल एवर फ्लो इन दैट सर्किट लूप। डीसी के अंदर हमेशा अगर आपने थोड़ी देर तक कनेक्ट करके रखा, इवेंचुअली द कैपेसिटर विल बी फुली चार्ज्ड। Once the capacitor is fully charged, no current will ever flow in that circuit loop। इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि capacitor can be approximated as an open switch in a DC circuit। Is that clear? अब जरा सुनो, जब तक चार्ज हो रहा होगा तब तक करंट को फ्लो करेगा, उसके बाद क्लिप ऑफ हो जाएगा। समझ गए? मतलब इसका कहने का मतलब ये है, देखो लिसन, मैं समझाता हूँ।
इधर देखो भाई, डीसी सर्किट है ना, इधर देखो, लिसन, मैं एक काम करता हूँ, एक सर्किट बनाते हैं। ये मेरे पास है, एक बैटरी लगी हुई है, इधर उठा के मैंने एक लैंप लगा दिया, सही है, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया है, सही है। अब ज़रा सुनो, लिसन, यहाँ पे मेरे पास 10 वोल्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी मेरे पास जो है टेक्निकली यहाँ पे अभी वोल्टेज बनना स्टार्ट होगा। अब ज़रा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज दैट कि जैसे ही आप इस सर्किट को ऑन करोगे, जैसे आपने बैटरी कनेक्ट की, लाइट ये वाली जलेगी क्योंकि ये अब तक चार्ज हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली जब ये भी 10 वोल्ट्स पे पहुंच जाएगा तो हमारे पास टेक्निकली पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास नो करंट विल फ्लो इन दिस लैम्प एंड हमारे पास ये लैम्प स्विच ऑफ हो जाएगा। यानी ये होगा, ये पहले ब्राइट होगा और उसके बाद डिम होते होते बंद हो गया। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? यहां तक बात समझ में आ गई? तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ था इन अ डीसी सर्किट, इट इज एन ओपन स्विच। समझ गए? नो करंट कैन फ्लो। समझ गए? इज दैट क्लियर? क्या मतलब? अब मुझे बात सुनो ना बेटे, मेरे को एक बात बताओ, एक सिंपल सा फैक्ट है, अगर ये चार्ज हो गया, सपोज करो यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे भी 10 वोल्ट्स लगा हुआ है, इस साइड पे भी पॉजिटिव है, इस साइड पे भी पॉजिटिव है, मुझे एक बात बताओ, क्रिचॉफ्स सेकंड लॉ से मुझे बताओ ओवरऑल वोल्टेज कितना है इधर? ओवरऑल कितना हो गया? 0 वोल्ट। अगर 0 वोल्ट हो गया तो क्या करंट फ्लो होगा? समझ गए? इज दैट क्लियर? सही है? इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। एसी में पूरा चार्ज होता ही नहीं है कभी। अगर पूरा चार्ज ही नहीं हो रहा तो बार बार इसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, तो इसका मतलब है करंट हमारे पास चलता ही रहेगा। नहीं होता ना उसमें। अगर हमारे पास, या तो हमारे पास साइकिल इतनी छोटी होती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एसी के अंदर हमें पता है कि पुश पुल हो रहा होता है, कभी करंट पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी यूं जाएगा, कभी यूं जाएगा, कभी यूं जाएगा, कभी यूं जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जी बेटे। नॉट नेसेसरली, सही है, लेकिन करंट फ्लो होता ही रहेगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? खैर, ये वाली बात मैंने लिखवाई है। बेसिकली ये चीज इंपॉर्टेंट है, कर लो, कॉपी कर लो इसको प्लीज। लिसन, इसके बाद हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब इसको मैं पहले समझाता हूँ, इधर देखो, पहले अलग से करवाता हूँ आपको। इधर देखो, लिसन, पेन कहाँ गया? ये रहा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई नीड योर अटेंशन। सबसे पहली चीज़ है बेटे, इनफ, मेरे पास एक ग्राफ बना रहे हैं इधर। हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, मैं इसी तरीके से बनाना चाह रहा हूँ उसको। एक हम लोग ग्राफ बना रहे हैं इधर, देखो, V वोल्टेज अगेंस्ट Q, सही है, कूलम्स, सही है। अगर आप कैपेसिटर का ग्राफ बनाओगे तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज अगेंस्ट चार्ज का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक सॉलिड स्ट्रेट लाइन बनेगी। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? अब ज़रा सुनो, ये हमारे पास बन गया, यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहली चीज़ है, एक चीज़ रियलाइज करो कि आपने AS या O लेवल से सीखा था कि V इज इक्वल टू W ओवर Q होता है, वर्क डन ओवर चार्ज होता है। तो वर्क डन की जगह पे मैं एनर्जी भी लिख सकता हूँ कि एनर्जी इटसेल्फ इज इक्वल टू VQ होता है कि नहीं होता है? अब ज़रा सुनो, सिंस इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिकली अगर स्ट्रेट लाइन है तो लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर 0 वोल्ट्स है और यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे पास एक वोल्टेज आ रही है, लेट दिस बी V, सही है। तो मुझे पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एनर्जी
must be equal to average voltage या एवरेज पीडी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज लिख सकते हैं इसको। अब 0 और V का एवरेज क्या होगा? 0 प्लस V, इसका जो एवरेज बनेगा 0 प्लस V ओवर 2 होगा। इज दैट क्लियर? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई ये हो जाएगा V ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय Q, लिख सकते हैं इसको। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एनर्जी शुड बी इक्वल टू 1 ओवर 2 VQ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ या ना? फर्स्ट ऑफ ऑल अग्री टू दिस, यस या नो? दोबारा देखो, एक मिनट, ये आ रहा था 1 ओवर 2 VQ। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इधर आए तो देखो, ये मेरे पास एक ग्राफ है VQ का, यहां तो पास आ गई, और ये VQ का ग्राफ है 40 कैपेसिटेंस। हमें पता है कि यार इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनी है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो O लेवल्स या AS लेवल से हमें पता है कि V इज इक्वल टू W ओवर Q होता है, यानी एनर्जी इटसेल्फ इज इक्वल टू VQ। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है कि वोल्टेज कांस्टेंट तो है नहीं, वोल्टेज चेंज होती जा रही है इसमें। भाई 0 वोल्ट होगा, फिर 1 वोल्ट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। सो ये स्टेप वाइज बढ़ता जाएगा। अब इस V और इस 0 को क्या हम लोग इस एनर्जी फॉर्मूला को इस तरह कोट कर सकते हैं कि भाई एवरेज PD मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज है वो तो चेंज हो रहा है, और एवरेज वैल्यू अगर मैं 0 और V की निकालूंगा तो क्या बनेगी? 0 प्लस V ओवर 2 होगा कि नहीं होगा? तो इस एवरेज PD की जगह पे मैं हाफ P लिख सकता हूं, तो फिर ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। अब जरा सुनो, लकीली अगर आप इस फॉर्मूला को गौर से देखो तो बेसिकली दिस फॉर्मूला इज बेसिकली द एरिया अंडर दिस ग्राफ। यहां से लेकर जो एरिया आ रहा है यही हो जाएगा। कैन यू सी दैट? बेसिकली अगर आप इसका एरिया निकालोगे, एरिया इज एक्चुअली गोइंग टू बी 1 ओवर 2 VQ। ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? समझ आ गया? इसको फिलहाल कॉपी कर लो। ये अभी हेडिंग है एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। अब एक और चीज है दैट आई वांट टू डिस्कस। अब जरा सुनो, हमारे पास हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 VQ। यहां तक तो हमने कर लिया, ये तो हमने ग्राफ से डिराइव कर लिया। फिर एक और चीज जरा रियलाइज करो कि भाई C इटसेल्फ इज इक्वल टू Q ओवर V। ऐसे ही होता है ना, Q ओवर V होता है ना, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q ओवर V। हम लोग एक काम कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, और इसको उठाकर मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। अगर मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, हाफ CV स्क्वायर। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन मेरे पास ये बनी है, दो फॉर्मूलाज बन गए हमारे पास। यहां तक क्लियर है? इज दिस क्लियर? और एक और थर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इस V को सब्जेक्ट कर सकता हूं, यानी V इज इक्वल टू Q ओवर C कर सकते हैं इसको, और इसको उठाकर, इस V को उठाकर इसकी जगह पे डाल सकता हूं पहली वाली इक्वेशन के अंदर। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में इसको डालता हूं तो मेरे पास तीसरी इक्वेशन बनेगी, E इज इक्वल टू 1 ओवर 2 क्या बनेगा? Q स्क्वायर ओवर C। सही है? यानी आपके पास तीन फॉर्मूलाज हैं जो कि मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट ये वाला याद होना चाहिए और ये सेकंड वाला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है? क्लियर है? कॉपी दिस। दोबारा से मैं एक ग्राफ बनाता हूं, इधर देखना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक ग्राफ ये रहा, प्लीज डोंट टॉक यार, वरना मैं समझाने में मुश्किलात होगी। जरा इधर देख लो, एक मेरे पास ये ग्राफ बना,
मेरे पास यहां पर आ रहा है V और यहां पर आ रहा है Q, सही है? ऐसे ही है। हमारे पास यहां पर अगर हम लोग लाइन बनाते हैं, ज़रा इधर देखो, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये तो हमारे पास कैपेसिटर है, सही है? और हमें पता है कि भाई एरिया अंडर दिस ग्राफ इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। मैं इधर लिख रहा हूं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और वो टेक्निकली इसका एरिया अंडर द ग्राफ होगा, ये वाला जो एरिया आ रहा होगा। अग्रीड? ऐसे ही होगा, सही है? अब जरा सुनो, लिसन। अब एक और चीज है, सपोज करो कि मैं इसको चार्ज कर रहा हूं, ये लेट दिस बी V, इसको मैं V मार्क कर रहा हूं, ठीक है? जरा सुनो, अगर मैं इसको कैपेसिटर को चार्ज करूंगा, और मैं किससे करूंगा? बैटरी से करूंगा। बैटरी की वोल्टेज हमारे पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। तो बेसिकली अगर मैंने बैटरी V से कनेक्ट किया, तो यहां पर कैपेसिटर के वोल्टेजेस बढ़ते जाएंगे, इधर तक पहुंचेगा और उसके बाद रुक जाएगा। अग्रीड? ये बात समझ में आई? क्लियर है? लेकिन बैटरी की जो वोल्टेज है वो तो थ्रू आउट मेरे पास इस तरीके से कांस्टेंट चल रही होगी। तो बैटरी ने कितना वर्क डन किया? बैटरी जो वर्क डन करेगी, वो वाला जो वर्क डन आएगा, वो मेरे पास पूरा एरिया अंडर द ग्राफ होगा। ऐसे ही होगा। अग्रीड? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? क्योंकि वो तो डायरेक्टली QV के बराबर हो जाएगा, वो तो पूरा हो रहा होगा। अब जरा सुनो, और जो मेरा कैपेसिटर है उसमें ये वाला चार्ज एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा था। तो इसका मतलब है कि बैटरी का, भाई सीधी सी बात है, ये हमारे पास एक वो बना हुआ है ना, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये वाली एनर्जी कहां चली गई? बैटरी की। यानी इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर, अगर आप बैटरी से चार्ज कर रहे हो, बैटरी की 50% एनर्जी वुड बी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, 50% इज गॉन। कहां पे जाएगी? इट इज वेस्टेड एज हीट एनर्जी। इट इज वेस्टेड एज हीट एनर्जी। ये जितनी भी एनर्जी होगी ये सब जाया हो जाएगी। इज दैट क्लियर? मतलब दिस इज नॉट एन एफिशिएंट डिवाइस। 50% ऑफ द एनर्जी ऑफ अ बैटरी इज सिंपली वेस्टेड एज हीट, एज प्रूवन थ्रू दिस ग्राफ। समझ गए? ये वाला स्टेटमेंट लिख लो। During charging of a capacitor, half of the energy of the battery is wasted, half of the energy of the battery is converted to heat. सही है? Copy this. Now let's talk about what would happen if the capacitors are connected in parallel. पहले तो स्ट्रेट अवे इसको ऐसे समझ लो कि अगर मेरे पास, जरा सुनो, लिसन, मैं इसको पहले समझा रहा हूं ताकि ये चीज तो समझ में आ जाए। डेरिवेशन तो बात का काम है। इधर देखो, व्हाट, मेरे पास एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है। इनको मैंने पैरेलल में कंबाइन किया है। अब पैरेलल का रूल जरा सुन लो कि वो किस तरीके से होता है। लेट दिस बी 2 फैरेड, लेट दिस बी 3 फैरेड, एंड लेट दिस बी 2 फैरेड अगेन। यानी अगर मैं इसकी कंबाइंड कैपेसिटेंस निकालूंगा तो ये डायरेक्ट एड अप हो जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि कंबाइंड कैपेसिटेंस वुड बी 2 + 3 + 2 विच इज इक्वल टू 4 5 6 7 फैरेड के बराबर हो जाएगी इसकी सीटी। ये बात समझ में आई कि अगर ये पैरेलल में कंबाइन करोगे तो डायरेक्ट एडिशन होगी। ये बात समझ में आई? अब इसका मैं आपको प्रूफ देना चाह रहा हूं। जरा इस वाले राइट साइड पे डायग्राम पे आ जाओ। देखो, पैरेलल में हमें पता है कि वोल्टेज रिमेन्स द सेम, पता है ना? हमने ओ लेवल्स में तो यही किया था कि भाई वोल्टेज रिमेन्स सेम इन पैरेलल। इट्स जस्ट दैट कि हमारे पास इन तीनों लाइनों में, इस लाइन में
इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में करंट का डिफरेंस हो सकता है। तो इसका मतलब है कि करंट का डिफरेंस हो रहा है तो I इज इक्वल टू Q ओवर T होता है, यानी चार्जेस डिफरेंट होंगे। इज दैट क्लियर? डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटेंस चार्ज होगा। ये बात समझ में आई, हाँ या ना? तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि टोटल चार्ज Q शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3? लिख सकते हैं। और हमें पता है कि Q इटसेल्फ इज इक्वल टू CV के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो सब जगह मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि भाई C टोटल V मल्टीप्लाइड बाय C1V, C2V, C3V। ये V मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि पैरेलल में V सेम होता है। तो इसका मतलब है कि ग्लोबली मेरे पास V पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इज दिस क्लियर? अब आप एक काम करो, ये प्लीज कॉपी कर लो, ये आई भी है डेरिवेशन पेपर के अंदर। अब जरा इधर आ जाओ सीरीज पर। अब जरा पहले मुझे उससे पहले एक चीज आपसे डिस्कस करनी थी। अच्छा, एक और चीज थी जो पैरेलल में आपको बताना चाह रहा था। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इधर देखो जरा कि जब भी पैरेलल में लगता है, पैरेलल में आप एक चीज नोटिस करोगे कि पहले सिंगल कैपेसिटर ये था, सिंगल कैपेसिटर ये था, सिंगल कैपेसिटर ये था। पैरेलल में अगर आप गौर से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये पूरी एक प्लेट बड़ी प्लेट बन गई है, ये भी एक पूरी एक बड़ी प्लेट बन गई है? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? देखो, increasing the surface area of the capacitor will increase the capacitance. Is that clear? तो टेक्निकली अगर आप पैरेलल में लगा रहे हो तो आपके पास प्लेट्स का साइज बड़ा हो रहा है। समझ गए? क्लियर है क्या? Capacitors in series, according to the laws of conservation of charge, जो चार्ज मेरे पास यहां पर होगा उसी का ऑपोजिट चार्ज इस साइड पे भी होना चाहिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग रियलाइज दिस फैक्ट कि हमें पता है AS लेवल या O लेवल से हमें पता है कि सीरीज नेटवर्क के अंदर वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, द करंट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अगर करंट सेम है तो वो हमारे पास चार्ज भी सेम होगा। ये बात समझ में आई? लेकिन वोल्टेज डेफिनेटली गेट्स डिवाइडेड, राइट? तो इसका मतलब ये होगा कि क्या हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जी बेटे, तो इसका मतलब है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कर सकते हैं। तो जो टोटल V है उसको हम लोग लिख सकते हैं Q ओवर CT, लिख सकते हैं इसको। और V1 को लिख सकते हैं Q ओवर C1, V2 को लिख सकते हैं Q ओवर C2 और V3 को लिख सकते हैं Q ओवर C3। हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि Q ओवरऑल कैंसल आउट हो गया एंड फाइनली CT बिकम्स इक्वल टू दिस इन सीरीज। अब जरा इसकी भी एक एनालॉजी बना लेते हैं। याद करो कि रेसिस्टेंस एंड पैरेलल इस तरीके से ऐड अप होती थी, याद है? कैपेसिटेंस याद कर लो कि कैपेसिटेंस जब सीरीज में लगी हुई होगी तो उस तरीके से ऐड होगी जैसे रेसिस्टर्स पैरेलल में ऐड होते थे। समझ गए? इज दैट क्लियर? अब आप इसको पूरे को कॉपी कर लो। ओके गाइस, सो लेट्स डिस्कस कैपेसिटेंस ऑफ अ चार्ज स्फीयर। ठीक है, अब बेसिकली सबसे पहली एक चीज़ है कि अभी सो फार हमने पैरेलल प्लेट्स की बात की थी, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चार्ज स्फीयर इटसेल्फ। अब सबसे पहली चीज़ है, वन अजम्पशन इज दैट द चार्ज
is assumed to be concentrated at the center of the sphere, यानी हमें पता है कि रेडियल वाला जो हिसाब होता है वही होता है, यानी पॉइंट चार्ज एक तरह से समझ लो, समझ गए, यहाँ तक तो हो गया। अब एक चीज़ नोटिस करो कि भाई चार्ज इस स्फेयर का जो रेडियस है वो हमारे पास r के बराबर है, और हमें पता है कि इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर्ड है जो सरफेस पे है वो q है, अग्रीड, और मेरे पास पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर इज एक्चुअली गोइंग टू बी v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, किया था हमने, समझ गए, के क्यू ओवर आर। तो अब एक चीज़ रियलाइज करो कि भाई ज़रा इधर देखो कि भाई v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर है, तो हमें पता है कि भाई कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू ओवर v होता है कि नहीं होता है। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, इधर देखो, इसको मैं उठाकर कैपिटल में लिख लेता हूँ q ओवर v, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग इज दैट कि क्या मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, इस वाले फॉर्मूला को, q ओवर v इज इक्वल टू r ओवर k, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। q ओवर v किसके बराबर है, किसके बराबर है, c के बराबर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि c इज इक्वल टू r ओवर k, एंड रियलाइज दिस फैक्ट कि k इटसेल्फ इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई ई नॉट के बराबर होता है ना, हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर। तो क्या मैं इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, यानी ये हो जाएगा c इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 1 ओवर 4 पाई ई नॉट के बराबर हो गया, यानी ये पूरा का पूरा हो जाएगा 4 पाई ई नॉट r। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ चार्ज स्फीयर या पॉइंट चार्ज। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपके सामने ही डिराइव किया है, पूरा का पूरा नोट बनाया है, प्लीज कॉपी दिस। Okay guys, so this pretty much completes the 95% of the theory. Only the discharge time वगैरह जो है वो हम लोग बाद की क्लास में कर लेंगे। So I am ending this class on a happy note. Please share and subscribe this channel, and let's reach 4 million subs. Take care guys.